A very charming evening, dear ladies and gentlemen, artists, art lovers. On behalf of Chandigarh Lalit Kala Academy, I extend a heartfelt welcome to each one of you to this unique and vibrant gathering, an evening that surely promises to take us on a captivating journey through the eyes of our scholarship winners, the city artists who accompanied them, and those who represented India and Indian art at the Kamakura Art Festival in Japan. Well, they say life isn't about moving forward and collecting experiences for oneself. Its true meaning unfolds and reveals when those experiences are shared, when our journey becomes a spark for someone else. That's how passion, that's how wisdom lives on, not as memories, but as inspiration. So today we'll take a moment to listen, to feel, and to be inspired by the incredible stories of our scholarship winners. To begin this creative caravan, I will first request Sri Ravinder Kumar Sharma, Vice Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, to enlighten the audience about the significance and purpose of this event. चाइनीज़ फिलोसफर हुए लाओ ज़ू, उनका मानना था कि कोई भी आनंद बिना साझा किए बगैर अपना सार्थक प्रभाव नहीं ले सकता। आज भी हम एक ऐसे आनंद को बांटने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो शायद साझा करके ही अपना असली वजूद हमें दे पाता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। कलाकार की चाह सबकी राह होती है। कलाकार जब भी कुछ चाहता है तो उसकी चाहत में लोगों का आनंद, लोगों के वो रास्ते जिनके साथ चलकर, जिनके ऊपर चल के वो हरियाली तक पहुंचते हैं। ऐसी ही चाह हमारे चेयरमैन प्रोफेसर बी मल्होत्रा के मन में उठी कि हमारे युवा कलाकार बाहर की गैलरी में क्यों नहीं जाएं, और एक छात्रवृत्ति जो पहले दी जाती थी उसको इसके साथ जोड़ दिया गया। यहाँ स्टूडेंट बैठे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे वहाँ जाके आए हैं और उनके साथ जो टीचर्स एस्कॉर्ट थे, ये जो अभी आप देखेंगे उनमें उनके एक्सप्रेशन तो आप देख सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में वो किस तरह से अपना प्रभाव बनाए हुए है और आने वाले वक्त में इन बच्चों से दुनिया कैसे अपने उमंगें पाएगी, वो अभी अगला अध्याय होगा। 2005 में मुझे कैमलिन ने सेलेक्ट किया कि मैं उनके 12 बच्चों को यूरोप की गैलरी लेके जाऊं। मेरा पासपोर्ट नहीं बना था। जब मुझे निमंत्रण आया कि आपको भेजना है और 5 दिन में अपना पासपोर्ट भेजें, मेरे पास था नहीं और तत्काल में भी इतनी जल्दी नहीं मिलता था। मैं रात अपनी चाह में सो नहीं पाया कि कैसे होगा। मैं वहाँ पहुँचा, पासपोर्ट ऑफिस, एक मैडम थे, मैडम कृष्णा था शायद उनका नाम। मैं स्लिप भेजी कि मैं आपको मिलना, मैं आपको चाह की बात बता रहा हूँ। मैंने उन्हें स्लिप भेजी कि मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बाहर निकलना था, लेकिन मुझे कहा आप अंदर जाके टेबल पे बैठें। उनके टेबल पे भगवान शिव की एक बहुत सुंदर पेंटिंग, मैंने सोचा मैं तो पहुँच गया हूँ अच्छी जगह। थोड़ी देर बाद वो आए, बताएं। मैंने कहा मैम, मेरी इच्छा है कि मैं विदेश की गैलरी में घूमूं बच्चों के साथ, और ये इच्छा वैसे पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे पासपोर्ट मिल नहीं सकता, क्या करूं? मिस्टर शर्मा, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, आप मंडे मॉर्निंग ले लो। मेरे लाइफ में वो सबसे बड़ा चमत्कार था कि एक दिन में पासपोर्ट मिल जाए। और मुझे उन्होंने कहा आपने कहीं और नहीं जाना, मेरे टेबल पे पड़ा होगा, आपने यहाँ से लेना है। मैं आपकी चाह में ईश्वर देख रही हूँ।
ये मैं युवाओं को कहता हूँ कि आप तड़फें. इवन इन क्रिश्चियनिटी इट इज रिटन, नॉक एंड इट विल बी ओपन. आप नॉक करें. जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे, जिसको हम उद्यम कहते हैं, तब तक आपका कैनवस भी आपका शीशा नहीं बनेगा जिसमें आप अपनी आत्मा का अक्ष देख सकते हैं. ये चाहत बहुत बड़ी चीज है. मैं एक बच्चे से बात कर रहा था. जब मैं यूरोप गैलरी लेके गया तो एक स्टूडेंट, वो हमेशा गैलरी से लेट निकलता था और सारे बच्चे ऑब्जेक्ट करते थे, सर इसकी वजह से हम लेट हो रहे हैं. आप इसको डांटते नहीं. हम लोवरे में फ्रांस में गैलरी में थे तो सब नीचे, वो नहीं आ रहा. मैं बहुत गुस्से में उसको लेने गया ऊपर. ढूंढा, एक पेंटिंग के आगे आंखें भर के खड़ा है. वो उसको देखते हुए देख रहा हूँ कि ये पेंटिंग को देखते हटे तो मैं इसको बोलूँ, लेकिन उसकी आंखों में नमी और वो खोया हुआ. फिर उसको लगा कि सर मुझे डांटने आए हैं. मेरी तरफ मुड़ा और बोला, सर मेरे हालात नहीं हैं कि मैं इन पेंटिंग के पास दोबारा आ पाऊँ, मुझे माफ़ करना, मैं देखना चाहता हूँ. और उस बच्चे से उस दिन के बाद हम सब ने पेंटिंग को देखना सीखा. ये चाहत है. जब ये पैदा हो जाती है तो तुम्हारा शरीर आत्मा बन जाती है, रूह बन जाती है, जिसको रूहानी कहते हैं. इसलिए मैं जिन बच्चों ने इन छात्रवृत्ति से ये खूबसूरत लम्हे अर्जित किए हैं और इनके साथ जो हमारे बहुत ही होनहार शिक्षक साथ में थे, उनकी संगति में इसे देखा है. क्योंकि बहुत मैटर करता है कि आप किसी पेंटिंग के साथ, किसी पारखी के साथ खड़े देख रहे हैं या. सो ये दोनों सबब थे कि उनके साथ एक पारखी भी था, उनके पास एक अर्जित किया हुआ मौका भी था और उन्होंने ये खूबसूरत लम्हे जुटाए हैं. कितना अच्छा लगता है. एक बात मैं और इन बच्चों से करूँगा जिन्होंने आने वाली छात्रवृत्तियों में हिस्सा लेना है और इस तरह की उपलब्धियों से न केवल अपना वजूद बनाना है बल्कि ज़माने को भी देना है. मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, शाकिब लखनवी साहब एक शायर हुए हैं. उनका एक शेर एक जागते रहो फिल्म में बहुत खूबसूरत ढंग से फिल्माया गया है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते. डियर स्टूडेंट्स, दुनिया आपको सुनना चाहती है लेकिन आप अपनी दास्तां कहें. दास्तां मतलब अपने दिल की धड़कनों की आवाज़, चापलूसी नहीं. सो अभी आप जो देखेंगे ये दास्तां है हमारे विद्यार्थियों की, जो उन्होंने उन गैलरी में जाके वहाँ अपना नूर दिखाया है. कहते हैं एक बड़ी गैलरी में जो बहुत विशाल हो, वहाँ दर्शक भी पेंटिंग का हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि आप पेंटिंग देख रहे हो और पेंटिंग देखने वाले को देख रहे हो जिसे देखना आता है. वहाँ सचमुच लोग पारखी होते हैं. रात को 9 बजे तक वो गैलरीज खुली होती हैं. मैं एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने ये लम्हे हमारे साथ आज साझे करने हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. Well, very rightly said, just like God does not exist in tangible forms and material objects, similarly, art can truly be felt
in the unwavering passion of a devoted artist. And we're lucky that we have many such devoted, dedicated artists who will share their dastan, as Sir mentioned. So without much ado, fasten your seatbelts, dear ladies and gentlemen, for we're now embarking on an artsy journey. On this note, I'll be now inviting our first artist, Sachi. Let's welcome her with a reverberating round of applause. Okay, so hello everyone, a very good evening to all of you present here. So firstly, my name is Shachi Sekhri and I am here कि मैं अपना journey आप लोगों के साथ share कर पाऊँ. मैंने एक presentation prepare करी है, that's a video that will not be very much formal. It will not be just about the paintings या artworks जो मैंने देखी हैं, but a whole journey. हमने कैसे इस journey को start किया, how we started traveling with the train, then हमने क्या क्या चीज़ें देखी, how we explored everything about it. I've tried to capture it in a little video जो मैं आप लोगों के साथ share करना चाहती हूँ. And secondly, I'm very much grateful to चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी, भीम मल्होत्रा सर, हमारे टीचर्स, अकम्पनिंग टीचर्स जिन्होंने हमें सपोर्ट किया. सेकेंडली जो हमारे कॉलेज के टीचर्स थे who have always supported us, and again my teammates जिनके साथ मैंने ये बहुत ही प्यारी सी जर्नी जो कि सबका एक सपना होता है, मैंने उनके साथ ट्रैवल किया. सो आई थिंक आई एम वेरी मच ग्रेटफुल. आई डोंट थिंक कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई भी और गैलरी आपको प्रोवाइड करेगी. सो आई वांट जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यू ऑल शुड गेयर अप. ऐसी अपॉर्चुनिटी जेन्युइनली कहीं नहीं मिलेगी. एंड आई थिंक वर्क हार्ड, जितना अच्छा एफर्ट डाल सकते हो ऐड ऑन करो. एंड येस, आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई वीडियो प्रेजेंटेशन है. एंड देन साथ के साथ जो भी वर्क्स होंगे, वट एवर आई वॉन्ट टू शेयर, आई विल शेयर इट विद यू. थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू. आप अपना बहुत प्रेशियस टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हो हमारी प्रेजेंटेशन के लिए. सो थैंक यू सो मच. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन कि दिस वॉज नॉट कि पहली बार अप्लाई किया और हो गया. आई हैव बीन ट्राइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप फॉर लास्ट 4 years. जेन्युइनली आई हैव रियली पुट एन एफर्ट. हर बार होता था कि मैं लास्ट राउंड तक चले जाती थी और जब भी फाइनल सिलेक्शन होती थी नहीं होता था और बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता था. बट आई ऑलवेज हैड दैट थिंग कि नहीं यार, एक बार तो जाऊंगी. एंड आई थिंक आई लिव्ड माई ड्रीम. सो येस, थैंक यू टू चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी. Can we just pause for a bit? Okay, so one more amazing thing about the trip was हम पेरिस में थे और हमने 3 के 3 सीजन्स वहाँ पे देखे. द फर्स्ट डे इट वॉज रेनिंग, द सेकेंड डे इट वॉज अ फुल सनी डे एंड द थर्ड डे वी सॉ स्नोफॉल. सो आई थिंक दैट्स अ ड्रीम फॉर एवरीवन कि इतने अच्छी जगह पे जाके यू आर सीइंग द स्नोफॉल एंड दैट वॉज ट्रूली मेस्मराइजिंग. So I think we can start again. Can we just pause for a moment? So again, the reason behind me putting the two things together, पहले मैंने close-up put किया and then the full picture. So the thing is कि artist ने इतनी beautifully painting को design किया है कि अगर उसका सिर्फ आप इतना सा भी थोड़ा सा भी area लेते हो, that feels like the complete frame, the complete painting. So I just wanted कि मतलब for me it was a very big thing to see कि इतने अच्छे level पे हर एक part, हर एक corner बहुत ही अच्छे से, बहुत ही patiently artist has worked on it. So yes, we can play it.
we pause here? ओके, सो आई थिंक अब हम वापस से वेनिस बिनाले पर आ चुके हैं. सो अ फ्यू थिंग्स एंड कुछ आर्ट वर्क्स जिनका इम्पैक्ट अभी भी उतना ही है मेरे लिए. सो फर्स्टली जब हम बिनाले में गए, आई वॉज रियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फ्रैंकली बोलूँगी, मुझे बिनाले के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं थे बिकॉज मैंने कभी बिनाले देखा ही नहीं था, ना एक्सपीरियंस किया था. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर आई सॉ बिनाले. एंड द वन थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, दैट जब आप वहाँ पे डिफरेंट पवेलियंस बने हुए हैं हर कंट्री के, राइट. सो जब हम उस जगह पे एंटर कर रहे हैं, द काइंड ऑफ आर्ट वर्क्स दैट वी सी देयर, वैसा ही ऑरा, वैसा ही इन्वायरमेंट उन लोगों ने वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, उन आर्टिस्ट ने. सो फॉर एग्जाम्पल, द काइंड ऑफ वर्क यू सी हेयर, दिस वॉज फ्रॉम द जर्मन पवेलियन. तो यहाँ पे आर्टिस्ट ने बाहर की एरिया में भी, जो स्टार्टिंग में हमने देखा कि एक टॉम गिरा पड़ा है, डिस्ट्रक्शन दिखा रखी है, तो अगेन उसने पूरा इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट किया कि व्हेन यू आर एंटरिंग द पवेलियन आपको वही फीलिंग आ जाए. एंड सिमिलरली आपको उसी टाइप के आर्ट वर्क्स भी अंदर एंटर होते ही दिखते हैं. सो अगेन इसके ऊपर करण ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स की वीडियो है. सो आई हैव जस्ट ट्राइड कि मैं उसको जितना मिनिमल कर सकूँ ताकि आप लोगों को सेम चीज़ बार बार ना देखनी पड़े. सो अगेन इस वर्क में जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा था, एंड आई थिंक हमारे लिए, हमारे टीचर्स के लिए और हम स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए ये आर्ट वर्क, ये परफॉर्मेंस आर्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ऐसी चीज़ है जो शायद हम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे. सो इट वाज रियली अमेजिंग. द थीम बिहाइंड इट वाज कि हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ओके, हम लोग बड़ी चीज़ों के लिए प्लान करते हैं बट वी लीव दी स्मॉलर थिंग्स. ठीक है, तो एक पर्सन है जिनके लाइफ ऐसी है, वो उनकी पूरी फैमिली की स्टोरी डिपिक्ट हो रखी है कि उनका सेम रूटीन चलता रहता है. दे आर वर्किंग, अब घर आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड किया एंड दैट्स डन. और जो वो एक पर्सन है, वो अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स जोड़ता रहता है कि चलो अब एक राइट टाइम आएगा तो मैं ये चीज़ बिल्ड करूँगा, मैं इतना बड़ा घर लूँगा या मैं अपनी फैमिली को घुमाने लेके जाऊँगा, जो शायद हम लोग भी रिलेट कर पाए क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही अपनी लाइफ को देखते हैं. बट द थिंग वॉज, वो पूरा उसका सर्कल दिखाते रहते हैं, सेम चीज़ चलती रहती है एंड एट द एंड दैट पर्सन डाइज. एंड दैट इज़ लाइफ, कि हम लोग हमेशा प्लानिंग में ही चल जाते हैं, छोटी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसके चक्कर में ना बड़ी चीज़ मिलती है ना ही छोटी चीज़ मिलती है. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम दिस आर्ट वर्क. अभी ये इतना कन्वे नहीं करेगा बिकॉज दिस इज़ अ होल बिग वीडियो दैट आई थिंक यू विल बी सीइंग इन द फ्यूचर. सो येस, सो यू कैन सी, सो दिस वर्क इज़ बेस्ड ऑन दिस पर्सन, एक्चुअल में ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है. सो आप देख सकते हो हर एक डिटेल, एवरीथिंग वाज देयर. अगर वहाँ पे वो एक फील देना चाहते हैं कि डिस्ट्रक्शन की, वॉर की, किसी भी चीज़ की फील देना चाहते हैं तो उन्होंने वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है. वहाँ पे उतनी ही मिट्टी पड़ी है, वहाँ पे उतने ही फिंगर इम्प्रेशंस हैं. तो जब आप जाते हो आपको वहाँ पे चिल्स मिलती है. लिटरली फर्स्ट, हम सबसे पहले क्या हुआ था, मी एंड करण वेंट द फर्स्ट वन जिन्होंने हमने ये देखा. एंड उसके बाद वी वर लाइक नहीं, अभी नहीं क्लियर हो रहा, नहीं समझ आया. एंड अगेन हम सबको बता के, पूरा हमने सबको बताया एंड देन वी ऑल वेंट टुगेदर एंड लिटरली वी वर हैविंग द गूज बम्स कि हमने क्या देख लिया. सो इट वाज एक्चुअली वेरी गुड एंड आई थिंक जब आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे यू विल फील द सेम. सो येस, okay, can we pause here? So again, this artwork also left a very good impression on me, as in this was from US Pavilion और जो artist हैं जिन्होंने artworks create करे हैं, that is Jeffrey Gibson. So the main thing was कि मुझे क्यों अच्छा लगा, because of the colors. जब मैं भी woodcut print करती हूँ तो I try कि मैं bright colors यूज़ करूँ, चाहे मेरी थीम जितनी मर्जी नेगेटिव क्यों ना हो. तो समटाइम्स उन चीज़ों के लिए वी गेट क्रिटिसिज्म ऑल्सो कि इतनी डल चीज़ को या आप इतने नेगेटिव इमोशंस को इतने पॉजिटिव कलर्स के साथ क्यों दिखाते हो. सो ऑन दिस द आर्टिस्ट सेड कि उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया, उन्होंने सिंपली बोला कि आई लव कलर्स. तो उन्होंने उन चीज़ों को अपने आर्ट वर्क्स में डालना शुरू किया. एंड द मेन थिंग बिहाइंड दिस आर्ट वर्क्स वॉज कि जो आर्टिस्ट हैं, ही वॉज फ्रॉम अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन वो अपने आप को बोलते हैं. तो व्हाट ही डिड वाज, आगे जाके आप इनके स्कल्पचर्स भी देखेंगे, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्टली वो तो एक पेंटर भी हैं,
Again, he's a sculptor also, he's a performing artist also, and then he makes videos and everything. He does everything. So that was again बहुत ही amazing चीज़ कि अच्छा, he is not restricted to any one medium, and the color scheme. And secondly, the story behind his artworks was कि उनकी जो फैमिली थी that was really very poor, और उन लोगों को गवर्नमेंट ने अमेरिका से निकाल दिया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे। इसमें आप ये भी देख पाएंगे कि उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से यूज़ करे, शेप्स अलग तरीके से यूज़ किए हैं। एंड इन द फ्यूचर आर्ट वर्क्स ऑल्सो यू विल सी कि उन्होंने कुछ बीड्स एंड सर आगे करना, आई वॉन्ट टू शो यू द आर्ट वर्क। कैन वी पॉज? ओके, सो इफ वी सी दिस आर्ट वर्क, आई वॉज रियली अमेज्ड कि इतनी अच्छी क्राफ्टिंग कोई कैसे कर सकता है, इतना अच्छा स्कल्पचर कोई कैसे ऐसे एलिमेंट्स के साथ क्रिएट कर सकता है। एंड इफ़ वी सी डीपली, तो ये बिल्कुल नेटिव अमेरिकन जो ट्रेडिशंस हैं उन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करके इन्होंने ये आर्ट वर्क क्रिएट किया है। बीड बी दी बीड्स, दी थ्रेड्स, दी एवरीथिंग, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को कंपोज किया है। एंड अगेन द मेन थिंग वॉज कि ही बिलीव्स इन म्यूज़िक एंड डांस, बोथ द थिंग्स। तो उन्होंने उन चीज़ों को भी अपने इस आर्ट वर्क में डाले जो भी उनके एलिमेंट्स यूज़ करे जाते हैं। एंड येस, वी मिस्ड वन थिंग, वी हैड द डांस परफॉर्मेंस ऑल्सो देयर, बट वी कुडंट सी समहाउ, but I think it left a very good impression on me. Can we pause? So again, इस आर्ट वर्क को देख के मुझे हमारे एक कॉलेज के स्टूडेंट अरुण की याद आई थी। तो we captured it for him that he is also present here with us. I like the way he works, his work of team. So I wanted कि हम एक reference आपके लिए भी लेकर आएँ कि yes, your work can go to that place, so very good on that, right? Malcolm X and I met. So these were the radios from all the time, जितने भी types of radios अभी तक आए हैं, सबकी installation हो रखी थी। I need the volume for this. It is all about. Okay, can we stop? Okay, so अभी इससे पहले आप लोगों ने एक वीडियो प्रेजेंटेशन देखी, so उसमें भी बहुत ही अच्छा था। When we entered the room, बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए उनकी वीडियो चलती थी। एंड इफ़ यू हैव सीन कि हर एक कम्युनिटी के लोग उस वीडियो में थे, बी इट क्वियर कम्युनिटी, बी इट नन, बी इट ब्लैक, एनीवन, ठीक है, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट हर एक कम्युनिटी के लोग थे। एंड द टाइप ऑफ अनईजीनेस दे आर फीलिंग, उसी चीज़ को यहाँ पे आर्टिस्ट ने डिपिक्ट किया हुआ है। सो येस, आई लाइक द वे इट वॉज प्रेजेंटेड एंड द वॉइस ओवर एंड एवरीथिंग, so that's why I put that work here. So we had that little artist also working with us, and yes, this was our goodbye for the trip. Thank you, Shachi. Well, while we wait for the right time to happen, life is already happening to us, shifting, shaping, building itself. So thank you so much, Shachi, for reminding us through your journey that the best moments in life don't happen while we wait, but while we live it. On this note, let's now invite our next speaker, our next artist, that is artist Pancham Gaur. Can we have her on stage, please? Hello everyone. First of all, I would like to thank Chandigarh Lalit Kala Academy and obviously Bhim sir for sending us all to such an amazing experience. For me, it was full of my first times. मैं first time flight में बैठी, मैं obviously first time international गई, मतलब ये चीज़ें I have never experienced in my life, and getting all of this as at such a early stage of my career, it was more than a blessing to me. तो मुझे ये स्कॉलरशिप मिली when I was in my 4th year. I just completed that, और वो बहुत ही एक क्रूशियल मोमेंट था because I was entering into my masters and बाकी मैं ऐसा बताती हूँ। तो लाइक सच्ची मैम ने ऐसा सब आपको ऑल ओवर बताया, तो नाउ वी ऑल विल बी जैसे आपको एक एक करके बताएंगे हम कि क्या क्या था। एंड माय टॉपिक इज़ लूव्र, तो मैं लूव्र के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। सो पेरिस,
Paris was more of a dream, I think, for all of us. And going there and experiencing those moments for the first time, it was a surreal experience. तो लूव्र की बिल्डिंग ही अपने आप में एक वन ऑफ द मोस्ट एनॉर्मस बिल्डिंग इन पेरिस, और इतनी सुंदर बिल्डिंग जो हमने उधर मास्टर पीसेस देखे, हमने वो अभी तक अपने सिर्फ थ्योरी लेसन्स में पढ़े थे, एंड सीइंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज सच अ सरियल एक्सपीरियंस. और एज आई हैव मेंशन्ड कि जो एक एक ब्रश स्ट्रोक था आर्टिस्ट का, और उनके काम करने की टेक्निक, उनके मतलब वो चीज़ें जो अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ी थी, उसको असली में देखना, और द साइज़ इन विच वी सॉ दैट. जितने भी बच्चे हम गए थे, हम साथ में, मी, सची, वी वर ऑल टुगेदर. तो जब हमने एंटर किया तो इतने मैसिव उसके साइजेस थे दैट वी ऑल वर ओवरवेल्म्ड बाय दैट. तो द फर्स्ट वर्क वी सॉ वाज मोनालिसा. मोनालिसा के रूम में सबसे ज़्यादा नॉइस, सबसे ज़्यादा क्राउड, वी ऑल एक्सपेक्टेड दैट. उसके मोनालिसा तक जाने में हमें बहुत टाइम लग गया. पहली बात तो हम जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किधर है. एंड एक और चीज़ कि जब मोनालिसा में जा रहे थे तो लियोनार्डो के और वर्क्स को मैं ऐसे पास बाय कर गई, तो वो मुझे बाद में बहुत बुरा लगा. तो इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था. और द सेकंड वन जो लियोनार्डो का सेकंड वर्क था, इसकी लियोनार्डो की टेक्निक्स थी जो हमने पढ़ी है, स्विम मेथड टेक्निक्स, कितना राउंड कर्व्स होते हैं, कितना सॉफ्ट ब्लेंड्स होता है सारा, वो सब रियल में देखना, इट वाज अनदर एक्सपीरियंस. एवरी आर्ट मोमेंट वाज इन द फ्रंट ऑफ आवर आइज़. पहले रेनेसांस से लेके कब रोमांटिसिज्म स्टार्ट हो गया हमें पता नहीं लगा. तो डेलाक्रूग के काम थे रोमांटिसिज्म के, द लिबर्टी लीडिंग पीपल, इट द अदर वन एज वेल. तो ये बहुत ही मैसिव वर्क्स थे, 8 by 10 फीट, 12 फीट. तो इसका विजुअल इम्पैक्ट ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेट अलोन द टेक्निक्स. नेक्स्ट. तो ये वर्क मोस्टली अननोटिस जाता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिग वर्क ऑफ द लोव्र. बट ये मोनालिसा के ऑपोजिट है, इसलिए इस पर कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था. तो दिस वर्क इज़ बाय पॉलो वेरोनेस, और ये एक वेडिंग फीस्ट का काम था. और इसमें इतने इसके साथ में डिटेल्स इसके ऐड करी हैं. तो इट इज़ अ सीन जहाँ पे जीसस क्राइस्ट वाटर को वाइन में कन्वर्ट करते हैं, और एक एक फिगर पर इतनी डिटेलिंग थी कि वी कैन ओनली थिंक अबाउट डूइंग सच वर्क्स. पेंटिंग्स एक डिफरेंट पार्ट था. हालांकि मैं लूव्र का मैप याद कर गई थी कि इसके बाद इधर जाएंगे, इसके बाद इधर जाएंगे, बट वहाँ जाते ही हम सब भूल गए सब कुछ. इतना उस मोमेंट में खो गए कि सब भूल गए कि अब कौन सा पार्ट आ रहा है, अब कौन सा पार्ट आ रहा है. तो अब ये स्कल्पचर्स थे. तो सबसे पहले तो माइकल एंजेलो वहाँ पर लाइव देखा. उनका डाइंग स्लेव और रिबेलियस स्लेव्स, ये 2 स्कल्पचर्स थे जो साइड बाय साइड लगे थे, बट दीज आर नॉट कंप्लीट वंस. और माइकल एंजेलो के काम लाइव देखना, लियोनार्डो के काम लाइव देखना, डेलाक्रूग के काम लाइव देखना, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था. और ये जो स्कल्पचर था हमारा, ये एज आई मेंशन्ड कि ये थोड़ा अनफिनिश्ड था, बट स्टिल कैसे उसने वर्क किया और कैसे एक फिगर से उसने देखा कि उसके अंदर उसको ये दिखता है, तो वो चीज़ उनके काम में बहुत एविडेंटली दिख रही थी. तो ये वर्क था विंटर. तो इसमें विंटर को उन्होंने शो किया था. ये सब वर्क्स ना आउटर पार्ट ऑफ द लूव्र पे थे, ये सब ओपन में थे. इस टाइम आई इवन वीडियो कॉल्ड माई जूनियर शोइंग देम कि ऐसे ऐसे वर्क्स किए हैं सारे. दे वर ऑल्सो वेरी फैसिनेटेड बाय देम. ये विंटर था. एंड द सेकेंड वन वॉज 4 कैप्टिव्स, 4 कैप्टिव्स थे. तो ये जितने भी, ये ब्रोंज का काम था पितीना में. तो इसमें जितने भी कैप्टिव्स थे उसके हर किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस अलग अलग थे. जो उधर के जो वॉर हुआ था और जो उस किंग ने कॉन्कर किया था उन जगहों पर, उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिखाया था. जैसे स्पेन में यूथ था, हॉलैंड में एडल्टहुड और मिडिल एज था, और रोमन तो था वो लास्ट एज था. तो इसमें काफ़ी यूनिकली उस आर्टिस्ट ने दिखाया हुआ था. ये द 3 ग्रेसेस, इसमें
ज़्यूस की 3 डॉटर्स को दिखाया गया था एंड अ कॉन्वर्जेशन विच इज़ हैपनिंग बिटवीन देम। तो ये स्कल्पचर्स, ये इसने हमारे सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करी बिकॉज ऐसी कॉम्पोजिशंस अभी तक स्कल्पचर में हमने देखी नहीं थी। और द सेकेंड वन इज़ विक्ट्री ऑफ सैमथ्रीज, ये इतने यूनिकली प्लेस्ड है लूव्र में। देन जब हम स्टेयरकेस एंटर करते हैं, इट इज़ प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ इट। तो विक्ट्री ऑफ सैमथ्रीज का भी ये है कि ये स्कल्पचर वी ऑल नो कि कैसे मिला था और कैसे फाउंड हुआ, और उसके बाद इसके जो बाकी पार्ट्स थे दैट आर स्टिल मिसिंग, बट द विंग्स वर एडेड टू इट टू एड द ग्रेस। जो हमारे साथ गए सब लोग, वो आई वॉज द जूनियर मोस्ट ऑफ ऑल, और आई हैड सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि जो भी गया उन्होंने ऐसा फील नहीं कराया कि बहुत बढ़िया थे, सब बहुत बढ़िया थे। तो भीम सर, थैंक यू सो मच हमें इस ग्रांट पे भेजने के लिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जितने भी मेरे जूनियर्स और सीनियर्स हैं, कि प्लीज़ ऐसे ग्रांट्स में आप भरते रहा करें बिकॉज दीज एक्सपीरियंसेस एंड not on our budgets, so it's a very nice experience. Thank you. Hello everyone, good evening. I welcome you all. So first of all, I would like to thank Chandigarh Lalit Kala Academy, to all the jury members, Bhim sir, and I especially want to thank some of my juniors as well, who supported me throughout this journey, right from the interview till the preparation of this presentation. So thank you all of you. So ये हमारा एक वीक का ट्रिप था जिसमें हम 3 दिन पेरिस रहे हैं, 1 दिन रोम और 2 दिन वेनिस। सेकेंड डे हमारा सिटी टूर था। सो आई विल जस्ट शो द क्लिप्स ऑफ द टूर बिकॉज ये कवर हो चुका है। सो पेरिस के आर्किटेक्चर के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत बेज और ऐशी से कलर की सब बिल्डिंग्स थी, हर जगह डिज़ाइंस हैं, स्कल्पचर्स हैं, और बीच में एक कोई एलिमेंट गोल्डन कलर का डाला होता था। सो वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। एक गोल्डन सा स्कल्पचर है या एक बिल्डिंग में गोल्डन सा गेट है। सो हमने लूव्र म्यूज़ियम सेकेंड डे बाहर से देखा था और थर्ड डे हमें इस म्यूज़ियम में जाना था। तो हम इस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कल हम क्या देखने वाले हैं। सो मैं ऑर्से म्यूज़ियम के बारे में कुछ बताऊँगी। सो लूव्र म्यूज़ियम कवर करने के बाद हम ऑर्से म्यूज़ियम गए थे। ऑर्से म्यूज़ियम जो है वो इट हैज़ द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ इम्प्रेशनिस्ट एंड पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट वर्क्स। सो ये पहले एक रेलवे स्टेशन था जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था म्यूज़ियम में। सो ये अपने आर्किटेक्चर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो इस म्यूज़ियम का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा सा था। सो स्कल्पचर को लेकर मैं एक चीज़ कहूँगी, मेरा ज़्यादा पेंटिंग पे फोकस था, बट स्कल्पचर की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जैसे कई जगहों पे उल्टे हैंग किए हुए थे स्कल्पचर्स। सो हमने क्या किया, मेरा फोकस इम्प्रेशनिस्ट और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट पे ज़्यादा था, तो मैंने कुछ फ्लोर स्किप करके मैं टॉप फ्लोर पे चली गई थी। सो रेनोयर के वर्क्स देखे। सो ही इज़ फेमस फॉर हिज डांसिंग कपल। मोने का वर्क देखा। ये वर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा वर्क था, एक वॉल पे अकेला वर्क था। सो ये एक वर्क मुझे मोने का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो उन्होंने एक चर्च के 30 एडिशंस पेंट किए हैं एक ही एंगल से, सो अलग अलग लाइटिंग में। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि वो सारे कैनवसिस पे, मतलब 3-4 कैनवसिस पे एक साथ काम करते थे। लाइक सुबह थोड़ा फॉगी सा एटमॉस्फेयर है तो तब एक कैनवस पे काम किया, उसके बाद थोड़ा सा सनराइज़ स्टार्ट हो गया तो कैनवस चेंज कर लिया और दूसरे कैनवस पे काम करने लग गए। अब सनलाइट थोड़ी हार्श हो गई है तो कैनवस चेंज कर लिया। तो साइमल्टेनियसली सब कैनवसिस पे वर्क कर रहे थे। तो ये टोटल 30 वर्क्स है, जिसमें से ऑर्से में 5 वर्क्स लगे हुए थे और बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा सा कुछ डिस्प्ले था इन वर्क्स का। पॉल सीज़ान का वर्क देखा। सो ऐसे से फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वहाँ के जो विज़िटर्स थे वो आराम से टाइम लेकर 10 मिनट काम को देकर आराम से हर वर्क देख रहे थे। और अचानक मेरे सामने वैन गो की पेंटिंग आ गई। सो वैन गो और मोने वो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो हमारी जर्नी की शुरुआत में हम इनसे बहुत कनेक्ट होते हैं।
तो फाइनली लाइव इन वर्क्स को देखना मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी इस वर्क को देखकर। सो इम्प्रेशनिस्ट वर्क मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए क्योंकि एक एक ब्रश स्ट्रोक जब दिखता है ना तो एक आर्टिस्ट का प्रेजेंस बहुत फील होता है पेंटिंग में। माने का ओलंपिया बहुत कंट्रोवर्शियल वर्क था ये अपने टाइम पे। रॉडिन के स्कल्पचर द थिंकर, गेट्स ऑफ द हेल देखा। सो हमारा पेरिस का जर्नी कंप्लीट हो गया था और अब हमारा रात का फ्लाइट था टूवर्ड्स इटली। सो इटली में हमने कोलोसियम देखा सबसे पहले, और इटली रोम में हमारे पास सिर्फ एक दिन था, तो हम एक एक मोमेंट जी रहे थे उस टाइम पे कि जितना ज़्यादा देख सके। सो ये कोलोसियम के अराउंड का व्यू था और इतना ज़्यादा सुंदर। सो हमारी जो गाइड थी उन्होंने कोलोसियम के बारे में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई, और उस टाइम 4:35 हो चुके थे, तो अब आगे हमारा कोई प्लान था नहीं। तो हमारी गाइड ने हमें सजेस्ट किया कि आप लोग आर्टिस्ट हैं तो मे बी यू आर इंटरेस्टेड टू सी पिएता। तो हम शॉक हो गए कि पिएता हमारे आसपास है, तो हम निकल गए पिएता देखने के लिए वेटिकन सिटी। सो ये एक सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च है। सो अब हमें डायरेक्शन नहीं समझ आ रही थी कि हम जाएं कहाँ से, और मैंने वहाँ के लोकल से, टूरिस्ट से पूछना शुरू किया कि ये पिएता स्कल्पचर कहाँ पर मिलेगा, एंड दे वर लाइक वी डोंट नो अबाउट दिस स्कल्पचर, व्हाट इज़ दिस। और हम शॉक हो गए। सो और ऊपर से लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ लोग आसपास एक्सप्लोर कर लेते हैं और कुछ लोग अंदर चले जाते हैं देखने के लिए। सो अब हम श्योर नहीं थे कि हम 1 घंटे के अंदर अंदर कवर कर पाएंगे पिएता, क्योंकि 1 घंटे में चर्च बंद होने वाला था। तो थैंकफुली लाइन चलने लग गई फास्ट और हम विद इन हाफ एन आवर पहुँच गए। सो अंदर जाके हमें पता चला कि ये चर्च में लोगों को क्यों नहीं पता पिएता के बारे में, क्योंकि ये चर्च अपने आप में एक पूरा का पूरा रेनेसा मास्टरपीस था। हर जगह स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, सीलिंग में पेंटिंग्स हो रखी थी, गोल्डन लाइट पड़ रही थी, और अचानक राइट साइड पे मेरी नज़र पड़ी और सामने पिएता था। तो दीज आर सम ऑफ दोज वर्क्स जिनको मैंने काफ़ी स्टडी किया था ड्यूरिंग माई बैचलर्स। सो पिएता वो स्कल्पचर है जो माइकल एंजेलो ने 24 साल की उम्र में किया था, एंड दिस इज़ दी ओनली स्कल्पचर जिस पे उन्होंने साइन किया है। तो मैं 10 मिनट तक, 15 मिनट तक बस स्कल्पचर देख रही थी, और एक लोकल इटालियन मैन था जो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा था देखते हुए। सो वो आया एंड वो मुझे कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा था अबाउट दी चर्च, और प्रॉब्लम ये थी कि ना मुझे इटालियन आती थी ना उनको इंग्लिश आता था। तो वो साइन लैंग्वेज में किसी तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि ये लेफ़्ट साइड जो पिक्चर है कि एक डोर है ये जो कि साल में एक बार खुलता है, इट्स सील्ड डोर, और एक रेड कलर का एक बड़ा सा सर्कल है जहाँ पोप को क्राउन पहनाया जाता था। फिर ही हिमसेल्फ क्लिक आर पिक्चर्स टुगेदर, और ऐसे हमारा रोम का जर्नी कंप्लीट हुआ। तो इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगी, अब जैसे मैंने वेनिस मतलब बहुत बैलेंस सा एक्सपीरियंस था हमारा। हमने रेनेसां वर्क्स भी देखे, हमने इम्प्रेशनिस्ट, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट मास्टरपीसेस भी देखे, फिर एट द सेम टाइम वेनिस बिनाले में हमने कंटेम्प्रेरी वर्क्स भी देखे। तो बहुत वेल बैलेंस ट्रिप रहा हमारा, और वापस आने के बाद काफ़ी टाइम लगा चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में, बट उस बिनाले से इंस्पायर होकर आई डिसाइडेड टू प्रोड्यूस अ वर्क ऑन माई ओन इंडिजीनियस पीपल, क्योंकि जहाँ पर भी मैं जा रही थी इट वॉज़ फुल ऑफ कल्चरली बहुत रिच था सब कुछ। तो उससे इंस्पायर होके आई ऑल्सो वॉन्टेड टू पुट माई इंडियन एलिमेंट इन माई वर्क, जो मेरे पिछले हर वर्क से काफ़ी डिफरेंट है। तो इस चीज़ के लिए भी मैं चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी को थैंक्स कहना चाहूँगी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ritika. The audience, to add another chapter to this artistic affair, I'll now invite our next speaker, artist Karan Sharma. Is he here with us? All right.
Let's welcome our next artist with an applause. Thank you. हेलो एवरीवन। जो याद करके आया था वो तो भूल गया मैं, बट थैंक यू चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी और भीम जी, जिनके कारण मुझे ये मौका मिला यूरोप जाने का। थोड़ा मोटिवेट करने के लिए तालियां तो होनी चाहिए हल्की। हाँ, अगली फ़ोटो करना है एक बार। हाँ, ये तो आप जानते ही हो, है ना। तो बचपन में मतलब मैं आईफिल टावर खिलौनों में देखता था, टीवी पर देखता था, पर धीरे धीरे करके अपना गेड़ी रूट पर भी देखा ये, पर बड़े बड़े होकर ये देख लिया रियल में। मतलब ये ऊपर जाकर व्यू था पूरा। ऊपर जाकर तो ये लग रहा था कि मैं अलग ही दुनिया में आ गया। ये एक पेंटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। मैं और पंचम घूम रहे थे, बाकी पेंटिंग देख रहे थे जब, तो हमें एक ये पेंटिंग दिखी और पेंटिंग के नीचे जो बच्चा बैठा हुआ वो ड्राइंग कर रहा था। ये ट्रिप को ख़त्म हुए 4-5 महीने के करीब हो गए, पर जब भी अगर हम फ़ोटो देखते हैं तो यूँ लगता है कि ये कल की बात है। मतलब ये ट्रिप बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। थैंक यू आपका आने के लिए यहाँ पर। Thank you, Karan. Well, I feel these visual journeys are in themselves a piece of art. You know, it is art to see art through the eyes of an artist. And if you think this artsy date is over, well, you're wrong. For I now invite our next speaker, our next traveler, our next artist, artist Sonam Jain. The audience, artist Sonam Jain, as you all know, she's a very dedicated, passionate artist. And today it's her words that you see on the screen that will do all the talking. Her words will in a way highlight the passion, the dedication that her personality reflects. So on this note, I'd request you all to keep your eyes focused on the screen as you read the passion of artist Sonam Jain. Hello everyone, I hope you're reading what she's trying to say. She paused because she wants all you to read this, but I can mention why this moment is so special for her, because she got an opportunity to go near Mona Lisa and like witness Mona Lisa from here. We were like so far behind, and this I guess must be very important moment for her. So yeah, that's what she wanted to share with you all. And mostly she covered the sculptures over. Okay. She captured all the sculptures wherever we visited, even if it's Orsay Museum or Louvre, anywhere. So her main focus was exploring the mediums in sculptures and the way it was displayed. So maybe I am making sense out of it. I hope I'm making sense that she specifically captured the installation of these sculptures. And yes, this was a moment when she shared a train journey with two little kids, and on the whole journey she was sketching with them, teaching them maybe few techniques. So I guess that was nice.
Thank you, Thomas. आई एम मेकिंग एन इमोशनल स्टेटमेंट। मैंने इसको काम करते हुए देखा है, इसके साथ इसके गुरुओं की नज़रों से टपकता हुआ नूर भी देखा है और भीम जी की इस पे इनायत भी देखी है। मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आने वाले समय में इसके काम किसी बड़े म्यूज़ियम में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। सोनम, आप सभी इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। Thank you, Sonam. I think she very beautifully, artistically, creatively transforms her challenges, her struggles into beautiful expressions of art. So thank you so much once again for sharing your journey with all of us. Taking this forward, the audience, I now invite artist Abhishek Tiwari. Can we have a round of applause for our artist? हेलो एवरीवन। मेरे लिए मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी मिलना एक मतलब ऐसे ड्रीम से भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में आया था, एंट्री की थी मैंने, तब मेरे को ड्राइंग की इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था, तो मेरे को लगता था कि शायद मैं मतलब पता नहीं मतलब ड्राइंग में या आर्ट में इतना अच्छा बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा। तो पिछले 5-6 सालों से लगातार मैं हर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था, किसी में सिलेक्शन नहीं होता था, बार बार ऐसा चल रहा था। तो फाइनली मेरे को इसमें जाने का मौका मिला और काफ़ी कुछ सीखने को और देखने का मौका मिला। तो ये है मतलब, तो जो मेरा टॉपिक था वहाँ पे जो मैंने कवर किया था वो रोम में क्लोजियम था, जो मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे ना एक बिल्डिंग है क्लोजियम, जो एक मतलब पूरा जीता जाता अपने आप में एक सिटी है। मतलब वो दिखाता है कि कैसे मतलब वहाँ पे लोग रहते थे, वहाँ पे क्या लाइफस्टाइल था। और जो ये क्लोजियम है उसका ये मैप और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं जो मैंने वहाँ से कैप्चर करी थी। नेक्स्ट स्लाइड। और फिर दीवारों पे वो काफ़ी कुछ लिखा हुआ था और उनके ऊपर स्टोन थे, उनके ऊपर काफ़ी ऐसे डिफरेंट होल्स हो रखे थे, जो उस टाइम की जो स्टोरीज थी जब यहाँ पे बहुत से लोग रहते थे, तो उससे मैं काफ़ी आराम से कनेक्ट हो पा रहा था। और फिर ये सेंटर है जहाँ पे वो क्लोजियम में क्या होता था, वहाँ पे फाइट हुआ करती थी पूरे यूरोप के अंदर। जितने भी मतलब कैदी जेल में लोग रहते थे, तो जो टॉप मतलब जो कैदी हुआ करते, जो मतलब फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे, वो आते थे वहाँ पे और उनके अंदर फाइट्स वहाँ पे हुआ करती थी। जो जीतता था वो जिंदा रहता था और जो हार जाता था फिर पब्लिक डिसाइड करती थी कि वो जिंदा रहेगा या मरेगा। तो मतलब ये सीट्स हैं जो वाइट कलर की दिखा रखी, यहाँ पे उस टाइम के जो पोप मतलब जो उस टाइम के बिल्कुल टॉप क्लास लोग रहते थे होते थे, वो यहाँ पे बैठते थे। और जो फिर फीमेल्स हैं उनके लिए बिल्कुल टॉप पे जहाँ पे जगह बन रखी वहाँ पे वो लोग बैठते थे। और ये रूम का मतलब क्लोजियम का ऊपर टॉप व्यू है। ये वीडियो है, वीडियो ये इधर। तो ये वीडियो है वेनिस मतलब कि वहाँ के मतलब उसकी। और ये वीडियो प्ले करते हुए मेरे को मतलब गाना बहुत सही याद आता था, 2 लफ्ज़ों की है कहानी, तो मतलब वो काफ़ी सही लगा था मेरे को। तो मैं काफ़ी सारी मूवीज़ देखता था यूरोपियन ना, जिसमें ऐसे ना यूरोप कंट्रीज़ में ना लोग मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ट्रेन के अंदर बाहर से कंट्री साइड सीन दिख रहे हैं। मेरे को लगता था कभी शायद मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ट्रिप पे जाके वो सारा चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया मतलब। और ये फिर वेनिस बिनाले में एंट्री करके, वेनिस बिनाले मतलब कि मैं काफ़ी टाइम से आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी भी करता रहा हूँ। तो मेरे को लगता था कि जो मीडियम है, मटेरियल है, वो कितना इंपॉर्टेंट है मेरे काम के लिए, समझने के लिए। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मीडियम मटेरियल इन सब से बहुत ज़्यादा हटके मतलब जो आर्ट प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि ये काम देख के मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब क्या है, मतलब ये मतलब इसमें ना मीडियम की बात हो रही है ना मटेरियल की बात हो रही है, बस मतलब एक आइडिया की बात हो रही कि कैसे हम दिखा सके मतलब। तो जो पूरा वेनिस बिनाले था उसका टॉपिक यही था कि फॉरेनर्स एवरीवेयर, की सभी जगह पे सभी फॉरेनर्स हैं, कोई मतलब कहीं का मतलब ओरिजिनल पर्सन अब नहीं रहा इस कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर। तो कुछ ये आर्ट वर्क से इंस्टॉलेशन थी जो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, मतलब जिसमें मतलब ना मतलब क्योंकि हम जब काम करते तो हमें ऐसा होता है कि इसकी लाइफ क्या होगी, मतलब ये कब तक सर्वाइव करेगा। तो उन सब चीज़ों से हटके मतलब ये काफ़ी सारे काम किए गए थे। नेक्स्ट। और ये काम मुझे मतलब पर्सनली काफ़ी अपीलिंग लगा क्योंकि इसमें ना बहुत ब्राइट कलर थे और मेरे खुद के काम भी ऐसे हैं जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स इस्तेमाल करता हूँ। और ये फाइनली मतलब कहाँ पे क्लोजियम जब वहाँ पे वो नेक्स्ट पीपीटी
मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ पे वापस आने के बाद मेरे काम में क्या चेंजेस आए, मैंने वहाँ से क्या एक्सपीरियंस गेन किया। तो वहाँ से आने के बाद मेरा ये पहला कैनवस था जिस पे मैंने काम किया था, दिसंबर के एंड में मतलब शुरू किया था इस काम को। और ये मतलब वहाँ पे जाके मैंने फील किया कि जो साइज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, मतलब कि जो हम काम करते हैं तो जितना मतलब बड़ा साइज़ होगा उसका इतना इम्पैक्ट रहता है व्यूअर्स पे, स्पेक्टेटर्स पे। तो मतलब वहाँ जाके फिर मैंने ये जो चीज़ें ऑब्जर्व करी कि कैसे मतलब काम करने चाहिए और क्या चीज़ें हैं, एक कनेक्शन, मतलब मैं एक विलेज से आता हूँ और फिर हम सिटी में शिफ्ट हुए, तो पूरे चंडीगढ़ मतलब कहीं भी हम घूमते हैं तो एक कनेक्शन जो मतलब छूट जाता है, मतलब हम चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस ट्रिप पे जाके मैंने वो फील किया कि हाँ मैं चीज़ों से दोबारा कनेक्ट हो पा रहा हूँ। तो मैंने कोशिश की ढूंढने की वो क्या चीज़ थी जो मैं चीज़ों से कनेक्ट हो पा रहा था। तो वो चीज़ वापस आके मैंने ढूंढी और निकाली कि मैं कैसे कनेक्ट हो पाया। तो चीज़ों से वापस आके वैसे कनेक्ट हुआ और उनको दोबारा पेंट करना शुरू करा मैंने। ये सारे काम मैंने वहाँ से वापस आने के बाद करे। Thank you, Abhishek. The audience, I will now invite artist Jashandeep Kaur to share with us her priceless experiences. Hello everyone. Good evening. Thank you for being here. I hope you all are having a good time. So today I'll be covering the Venice Biennale, but before that I want to share a small incident and my visit to Museum Petit Palais. And so it's a second day of our Paris, and we were exploring the outdoors of Paris, the architecture. And then there's this one square where there were multiple buildings and there were like two museums in front of each other. And we have a limited time, so our teachers asked us to come back in like half an hour, but I couldn't resist my curiosity and I visit inside and there were few glimpses. And I'm sorry teachers, मतलब मैंने बहुत सुनाया गया, but I guess it was worth the risk. So I'll tell you about, so in 1902 it became the Museum of Fine Arts of City of Paris, presenting the fine collection of paintings, sculptures, decorative art, and from like 1914, from Rodin to Cézanne to Mary Cassatt. And so the one thing which really amazed me about this museum was when I entered the museum, so what I saw, there's a amalgamation of different artworks of different eras at the same time. There were works from history and then juxtaposed with contemporary art pieces, which really gives a different meaning when you see it all together. So when I entered, there were fine art students of different colleges, and I got a chance to interact with them. They were sketching from masterpieces and I was so jealous. And there was this very interesting sculpture you can see in the middle. I never saw a composition like that. And yes, there's another glimpse. Next slide. Few glimpses of other artworks. Next. And yes, this was a day when I finally interacted with Monet and Cézanne, because being an art student, we are, yes, as my fellow artists already talked about this, that how impressionistic have an impact on us, because then we see, where the art is breaking. And look, and I never saw any real artwork before this trip. And when I saw this Monet's painting, I sat in front of it for like 10 minutes and felt each and every stroke of that painting. It was such a experience. Next, please. And then now I'll come to Venice. I choose to put up this picture because this is the most beautiful sunset I ever experienced in my whole life. And I also experienced my first snow in Paris while being inside of Louvre, and which is, I guess, I'm pretty lucky in that case. Next slide. So I want to talk about Venice Biennale in general. Even I wasn't aware what is Biennales. So when I got a chance to visit Kochi Biennale, then I got to know, okay, these platforms exist. And people who are related to art world as a artist, as a admirer, practitioner, we all wish to visit Venice Biennale one day. And here I would love to thank Chandigarh Lalit Kala Academy, Bhim sir, and each and everyone who made my dream come true to visit Venice Biennale.
So Venice Biennale is called the Olympic of art world, and it's the oldest and largest cultural exhibition. And this time there were 332 artists and collectives from 38 countries, and there were two main like areas where all the exhibitions were there, and 19 national pavilions. And this time the theme was foreigners everywhere. So every time there's a different theme around which all the exhibitions work around. Next slide, please. So foreigners everywhere, it was curated by Adriano Pedrosa, who's artistic director of Sao Paulo Museum of Art. Foreigners everywhere focused on the idea of four things, which were migration and displacement, cultural identity, post-colonial narratives, belonging and alienation in an interconnected yet divided world. So, to just have a general understanding of Venice Biennale is that in today's world, if we move from our native lands, we are automatically foreigners to our own land. That was the whole idea, that we all are now foreigners to our own roots, own cultures as well. And it's a result of migration where identity crisis also happening. Next slide, please. When we started exploring the different venues of Venice Biennale, so William Kendridge, he's one of my favorite artists, and I wasn't aware of the fact that he'll be displaying his new series of work here. So I was happy. So I'll tell you a bit about him. Next slide, please. So William Kendridge is a artist based out of South Africa, and he's internationally acclaimed artist who is known for his drawings. And he's that one artist who gave a whole fourth dimension to the drawing medium, which includes animation, and then he also performed in front of his drawings, which he calls it a theater and an opera. And so his medium stays the charcoal. And he says you can change charcoal as quickly as you can change your mind, which he really used that in his animations, that how quickly he rub it and create something else. Next slide, please. So here in Venice Biennale, he showcases his new series, which is Self-Portrait as a Coffee Pot. It's an original series available on Mubi. Next slide, please. So there are 9 episodes of this artwork, which I would suggest to each and every one of you to watch. So Self-Portrait as a Coffee Pot is a clever and introspective piece that plays identity, abstraction, and the absurd. He didn't, like in a traditional way, when we paint self-portrait, he didn't paint it himself. He chose to paint himself as a coffee pot because as a metaphor, transformation, and instability of identity. Kendridge blurs the line between subject and the object, human and tool, suggesting that identity is fluid, performative, and shaped by one's environment or role in society. He really keeps experimenting with the object and a subject, which is very interesting. And he also works on South Africa's culture, traumas, but in a very, very unique way. You will see very usual objects in his work. Next slide, please. And this work he created in the lockdown. In 2020, he continuously worked for 2 years. He has a big space studio in South Africa where he creates his work, animate it, edit them. He has a big team. And so here in Venice Biennale, next slide, please. So there's this space which replicated the same studio space, not exactly, but you can have the glimpse of it. So as you can see, there's a text on wall, there's a drawing behind, and then there were different projections in that setting. So you could sit and experience what he's trying to say. Next slide, please. And then he also create these
sculptures, I would say, out of paper, which is also painted by like black ink and charcoal. Next slide, please. So yeah, there was like mood board kind of wall, and his working desk was recreated. It was a beautiful, beautiful space. I personally like when the work is created in a space where you can feel the process as well. So it just adds so much to it. Next slide, please. So I discovered so many different mediums, concepts in this whole Venice Biennale, and how one display can be so conceptually strong. So this was a work by Israeli Pavilion, and we all are very much aware of the Israeli situation right now. And there's this video projection between the glass walled room and the gate was locked from outside. Projection was on, but then there's this note: the artist and curator of Israeli Pavilion will open the exhibition when the ceasefire and hostage release agreement is reached. So I felt it was very, very conceptually loud. And then, next slide, please. And then there were, as Abhishek and other artists also talked about, that you will see so many artworks which were created by indigenous people. Next slide, please. And then you will see the LGBTQ community artworks. They were really, really big size. You just can't feel, but they were like 10 feet, 15 feet, and not just sculptures, but the paintings and different kind of installations. Next slide, please. And then there's this artwork by some artist. He also created this workspace and exhibited his work. Next slide, please. And then, yes, when we talk about migrants, so this is one of the work, but there were multiple works which covers the concept of migration and migration and identity crisis. In total, what I perceived, what I had the intention before visiting the Venice Biennale, that being an artist, for me, it's my responsibility to know what things are being talked about on an international level on art platform. Like, I think being a student, we always a learner. We kept thinking about what to do, what to create. So what's the right thing? Obviously, there's no right and wrong thing, but there is things which are happening parallelly, and art has always been a reflection of that. In today's time, I feel like subjects like migration and identity crisis is being talked about. Even living here, we feel, so yeah, they are very, very much mixed emotion. And after witnessing the whole concept of Venice Biennale, like experiencing it, and I think I'll make more sense for my future projects or works to have a clear mindset, and it all helped me to think through few things, to think about my own identity, to think where I belong, and towards my own community. Next slide. Just one fun picture. I just want to thank all my fellow artists, teachers who made this trip memorable. Thank you, Beam sir. Thank you, Chandigarh Lalit Kala Academy. Thank you, Abhishek sir, and each and every one of you. Thank you. Thank you, Jashan. Dear artists, dear friends, well, we've seen the fruits, we've seen the blossoms, we've experienced their fragrance, and now it's time to explore and trace back the roots. So you've heard the students, you've heard the aspiring artists speak, share their experiences. Now we'll move towards the journeys and the experiences of the experts. So I'm delighted to welcome the accompanying city artist who journeyed alongside our scholarship winners through the museums of Venice and Paris. So please join me in inviting them, in welcoming them. Artist Anand Shinde, artist Pramod Arya, both very renowned artists, equally renowned educationists. So I'd request, sir.
to please come forward and share their experiences with all of us. सभागार में बैठे सभी कला प्रेमियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक्चुअली ये हम दोनों के लिए बहुत, हम सोच के तो आए थे कि बहुत कुछ बोलेंगे और बहुत सारे पॉइंट थे जो अब लग रहा है कि क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे सारी बातें बोल चुके हैं। तो इन्हीं के बीच में जो भी बातें होंगी, एनीवे, सबसे पहले तो जो भी एक हमने फ़ोटोग्राफ लिए थे, हालांकि भीम सर ने जिस टाइम पे हमने फ़ोटोग्राफ भेजे थे यहाँ पे, उसी टाइम पे इतने ज़्यादा फ़ोटोग्राफ व्हाट्सएप हमारे ग्रुप पे आ गए थे कि हमारी फ़ोटोग्राफ आनंद शिंदे सर ने जो क्लिक की थी ऑलरेडी देख चुके थे। बट जो ये फ़ोटोग्राफ हैं, प्लीज़। ये फ़ोटोग्राफ हमने आईफिल टावर से लिया था, जो पूरा सिटीस्केप नज़र आ रहा था। ये जब हम फ्लाई कर रहे थे कतार से पेरिस के लिए, तब हम फ्लाइट से लिया होता, तो वो कतार शहर पूरा नज़र आ रहा था उसमें। ये कुछ सेकंड्स के लिए लाइट ऑन होता है आईफिल टावर के ऊपर, तो उसी सेकंड्स में हम लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया था। ये आईफिल टावर के नीचे में ट्रीज लगी थी, वो रात के समय के फोटोग्राफ है बेसिकली। ये लूर म्यूजियम जाते समय ये पूरा सिटीस्केप आईफिल टावर के ऊपर से पेरिस का। एले का ये शोरूम है, उन्होंने बैग डिज़ाइन किया हुआ पूरा। काफ़ी ब्रिजेस है, जब हमें रात में वो बोट से लेके जा रहे थे सिटी का पूरा राउंड लगाने, तो उसमें काफ़ी माने 100 ऑफ ब्रिजेस है वहाँ पे। तो दिन का लाइट
ओरसे म्यूज़ियम। ये लूर के एकदम अपोजिट है, जो पेरिस का फर्स्ट रेलवे स्टेशन था जिसको म्यूज़ियम में इन्होंने कन्वर्ट किया है। बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम है। काफ़ी लोग टाइम स्पेंड करते हैं कि एक पेंटिंग देखने में। गाइड भी होते वहाँ पे लोगों को गाइड करने के लिए, माने काफ़ी मात्रा में लोग जो आते हैं उनको गाइड करने के लिए। बेसिकली लोग फ्रेंच भाषा ज़्यादा जानते हैं क्योंकि इंग्लिश लोगों को थोड़ा कम ही समझ में आता है वहाँ पे, तो फ्रेंच में बताने के लिए गाइड वहाँ पे काफ़ी होते हैं। वैन गॉग। गिफ्ट आर्टिकल्स वहाँ पे सारा स्टोर में अवेलेबल होता है। ये शब्बीर भाई थे बीच में जो खड़े हैं, वो हमारे ड्राइवर थे। इंडिया से बिलोंग करती है, सूरत से। इन्होंने काफ़ी हमें वहाँ पे घुमाया, काफ़ी हेल्प किया उन्होंने वहाँ पे। फिर पेरिस से हम रोम के लिए मूव हो रहे थे। रोम कॉलेजियम, ये बाहर का साइड है रोम का। ये रोड साइड था। सबसे खास बात ये थी कि ऐसा लग रहा था हम कॉलेज का टूर ही लेके गए हैं, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे थे काफ़ी इन्जॉय किया उन लोगों ने। एक्चुअली हम दोनों एक साथ इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं ये शो को, क्योंकि डे फर्स्ट जब हम चंडीगढ़ में इकट्ठे हुए थे, तब से हम एक साथ मिलके पूरे टूर को, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ बच्चों को रोकना है, कहाँ पर करना है, ये सारी चीज़ें हमने एक साथ डिसीजन लिए और हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हमारे स्टूडेंट हमारे साथ इतने कोऑपरेटिव रहे, इतना एंजॉय किए बिल्कुल। और कॉलेज ऑफ आर्ट के टूर को लगभग काफ़ी लोग यहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट से हैं, तो जो आर्ट कॉलेज के टूर होते हैं 18 डेज के हम टूर लेके जाते थे, हमें बिल्कुल वैसा ही लगा। ये आर्ट कॉलेज का हमारा एक टूर है जिसको ललित कला एकेडमी ने एक इंटरनेशनल टूर में बदल दिया। अभी तक हम ऑल इंडिया टूर करते थे, भीम सर खुद टूरों के साक्षी होंगे कैसे टूर होते थे। बस इसको इंटरनेशनल रंग देने में जो ललित कला एकेडमी का योगदान है वो सच में बड़ा सराहनीय है। बच्चे जितनी बातें बोल चुके हैं वो तो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं कि भाई ठीक है, उनको उन्होंने स्कॉलरशिप विन किया, उन्होंने इतने लोगों में कॉम्पीट किया, पर हम टीचरों को तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिल गई और इन बच्चों के साथ वहाँ जाने के लिए। सच पूछो तो अभी बच्चे कह रहे थे कि उनके लिए बहुत मुश्किल काम है इतना फंड अरेंज करना। ये उनके ही लिए नहीं, हम जैसों के लिए भी बहुत मुश्किल काम है जो इतना साल काम करने के बाद कराएं, क्योंकि हमारे हर सब लोगों के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी फैमिलीज़ हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं और ऐसे मौके मिलते नहीं हैं। और शायद और इन जगहों पे जाना किसी भी आर्ट टीचर की, आर्ट स्टूडेंट की हमेशा ही एक इच्छा रहती है। हो सकता है रिटायरमेंट प्लान के बाद, उसके बाद हम कभी शायद प्लान करते नहीं कर पाते, बट ये जो अपॉर्चुनिटी ललित कला एकेडमी ने हमें दी स्टूडेंट के बीच में ये इन चीज़ों को देखने की, उसके लिए हम तहे दिल से ललित कला एकेडमी के
जो सभी मेंबर जिन्होंने हम पे भरोसा किया, भीम सर जिन्होंने हमसे हमारे ऊपर एक विश्वास जताया कि हमें उनके साथ भेजा जाए, और सारे बच्चों ने जिस तरीके से सहयोग किया, हम उनके आभारी हैं। उन लोगों ने हमें मौका दिया, हम धन्यवाद करते हैं सभी लोगों का। कंटिन्यू। ये पूरा एंशियंट सिटी रोम का है, जो अभी भी वैसे के वैसी माने काफ़ी लोग वो देखने आते हैं। कोलिजन के बगल में ये पूरा एंशियंट सिटी रोम का। तो हम लोग ऊपर गए थे थोड़ा सा टॉप पे, तो वहाँ पे बर्ड्स थे काफ़ी, तो उसी को फिर थोड़ा शूट किया था। वेटिकन सिटी ये हमारे टूर प्लान का हिस्सा नहीं था। जैसे हम ऑल इंडिया टूर में मौका देख के कोई नई चीज़ें देख लेते हैं, उसी तरीके से इसको हमने एक्सप्लोर किया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिला था और हमने कहा कि यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना देखें, हमने उसको प्लान किया। वर्ल्ड फेमस सेंट पीटर चर्च है। कम से कम थोड़े टाइम में हम लोगों ने प्लानिंग किया, कम से कम वहाँ पे 3 से 4 हज़ार लोग लाइन में खड़े थे, तभी भी हम लोगों ने हिम्मत की और घंटे भरे के अंदर हम अंदर एंटर कर पाए, क्योंकि कुछ बच्चों में इतना जज्बा था कि हमने ठान लिया था कि अंदर जाके देखना है। और शायद ये इसलिए हो पाया, हमारे जो टूर जिन्होंने ऑपरेट किया, बेसिकली अभिषेक हमारे साथ थे, जो एक स्टूडेंट थे, और अभिषेक तिवारी हमारे पार्टिसिपेंट थे, और एक अभिषेक थे, अभिषेक शर्मा, जो हमारे टूर को जिन्होंने मैनेज किया था। हमारा वीज़ा लगाने से लेके यहाँ लौटने तक उन्होंने, जो अभी ये लोग बोल रहे थे कि हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हमने यहाँ देखी नहीं थी उन पर बैठने का मौका मिला, तो वो सब इनकी वजह से। और इनके जितने भी इन्होंने हमें जो ड्राइवर दिए थे वो इतने फ्लेक्सिबल थे कि हमें कोऑपरेट करते रहे, तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसी वजह से हम अवेल कर पाए। और सबसे बड़ी बात थी, हमारे जो बच्चे थे वो काफ़ी सिंसियर थे, काफ़ी इन्जॉय किया उन लोगों ने हमारे साथ, काफ़ी फ़न किया और वेल डिसिप्लिन। बेसिकली टाइम का काफ़ी ध्यान रखा। कई बार हम लोगों को 3 बजे 4 बजे सुबह उठ के जाना, फ़्लाइट पकड़ने की भी ज़रूरत पड़ गई थी, तो उसके हिसाब से बच्चे वेल डिसिप्लिन थे। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, सारा कुछ। वीडियो चलाना। कॉलेज में हम इनको डांटते रहते थे, पर यहाँ डांटने का मौका नहीं मिला। ये सारा वेनिस शहर है जो वीडियो। Once again, thank you so much, Chandigarh Lalit Kala, Bhim sir, Ravindra Sharma sir, and members of Chandigarh Lalit Kala. ऑफिशियल्स। उसके बावजूद भी हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को ये जो अपॉर्चुनिटी मिली, ये हमारे लिए एक यादगार अपॉर्चुनिटी थी, और थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. All right, the audience, we'll now honor and applaud our award winners, scholarship winners. We first have with us artist Abhishek Tiwari. The audience, let's hear it for artist Pancham Gaur. Next we have with us artist Shachi, artist Ritika Verma, artist Jashandeep Kaur,
Artist Karan Sharma. Artist Sonam Jain. I now invite the accompanying city artist, artist Pramod Arya. Thank you, sir. Next we have is artist Anand Shinde.